गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। आप लोग ऐसा नहीं सोचते मॉर्निंग में गुड इवनिंग क्यों बोलता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दिमाग दिमाग चल रहा है आप लोग का ना। चलिए बताइए, रासायनिक बंधन क्या है? हाँ, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो अणु होता है उसको जो बांध, उसका जो परमाणु होता है उसको जो बांध कर रखता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। और उसको बांध कर जो उसको रखता है, जो बांध कर उसमें तो एक बल लगता होगा, उसको रासायनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रासायनिक बल कहते हैं। बताइए तो रासायनिक बंधन कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का। कौन कौन? कौन कौन? ठीक है, एक प्रबल एक दुर्बल। ठीक है, अंतर और एक अंतर और एक अंतर। ठीक है, एक प्रबल एक दुर्बल। प्रबल में कौन कौन आ जाएगा? ठीक है, सबसे पहला आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजिक बंधन और तीसरा उप सहसंयोजिक बंधन। ठीक है, उप सहसंयोजिक बंधन। और अगर हम लोग देखें दुर्बल में एक हाइड्रोजन और दूसरा वांडर। ठीक है, उसका कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो हो गया टोटल पांच। अब हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन, उसको और क्या नाम से जानते हैं? बताइए। विद्युत संयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन। तो बताइए, विद्युत संयोजी बंधन यानी रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन किसको कहते हैं? उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि रासायनिक बंधन है ये? हाँ, उसमें पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा? धातु होगा, और दूसरा क्या होगा? अधातु होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा या आदान प्रदान करेगा या क्या करेगा? क्या करेगा? साझा नहीं, प्रदान करता है, सिर्फ प्रदान करता है। यानी कि तीन तरह का हम लोग देखें, क्या देखेंगे? एक देखेंगे रासायनिक बंधन, एक सहसंयोजी बंधन और एक उप सहसंयोजी बंधन। रासायनिक बंधन में क्या होता है? आयनिक बंधन में क्या होता है कि हम आपको दे दिए, ठीक है, मेरे पास जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए। पहला हो गया ये। आयनिक बंधन में क्या करता है? सिर्फ दे देता है, उससे कुछ लेता नहीं है, दे दिया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सहसंयोजिक बंधन। सहसंयोजिक बंधन में क्या होता है? एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, भयाद वाला हिस्सा। हम उतने देंगे, हाँ तुमको भी देना पड़ेगा। हाँ, तुम देगा तभी हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ये हो गया सहसंयोजी बंधन। उप सहसंयोजी बंधन क्या होता है? उप सहसंयोजी बंधन में होता है कि तीन दोस्त है। अब मान के चलिए हम लोग दो दोस्त में पहले से डील हो गया है कि नहीं, 50 रुपया करके हम लोग दोनों के पास है कि हमको अगर 100 रुपया काम पड़ेगा तो 50 मेरा है, 50 आपका है, तो हमको दे दीजिएगा, दोनों मिलके काम कर लेंगे। तो वो बोला क्या कि नहीं, हमको भी कभी 100 काम पड़ता है, तो बोले ठीक है, मेरा 50 रुपया ले लीजिए, 50 आपके पास है, काम चला लीजिएगा। तब तीसरा दोस्त बोलता है क्या कि दोस्त 100 का तो काम था, लेकिन मेरे पास जो है 90 रुपया है, तो 10 रुपया हमको भी चाहिए, तो उसको कहाँ से देंगे? उसको बस यही बात बोलते हैं कि जब अभी मेरा ले लो, लेकिन जैसे हमको जरूरत पड़ेगा तुम हमको दे देना। इससे क्या पता चला कि हम सिर्फ उसको दिए हैं, उससे कुछ लिए हैं? कुछ नहीं। जब भी लेंगे हम अपना पैसा ही लेंगे उससे। और इधर दो दोस्त में क्या होता है, उसका भी पैसा लेंगे ना, हम अपना पैसा भी देंगे। यहाँ दो तरह का हो गया। क्या क्या हो गया? एक हो गया सहसंयोजी भी हो गया और एक उप सहसंयोजी भी हो गया। दोनों तरह का काम होता है इसमें। तीनों आ गया। हाइड्रोजन बंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन के साथ साथ फोन का मतलब एफ फॉर फ्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन के साथ ये तीनों में से कुछ मिलेगा वो किस में आ जाएगा? हाइड्रोजन बंधन। जैसे कि H2O, H है, O है, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक आएगा, HF, वो भी आ जाएगा हाइड्रोजन में, और वो दुर्बल बंधन कहलाता है। अगर सभी में से सबसे मजबूत पूछा जाए, 5 में से सबसे मजबूत कौन हो जाएगा? आयनिक। अगर पूछा जाए आयनिक और सहसंयोजी बंधन में सबसे कमजोर कौन है, तो सहसंयोजी। और अगर तीनों में पूछे आयनिक, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी में सबसे कमजोर कौन है? उप सहसंयोजी। जिस तरह ऑप्शन रहेगा उस तरह उसके साथ खेलेंगे। अब बताइए, आयनिक बंधन का कुछ गुण बताइए।
सबसे पहले उसमें धातु और अधातु का बंधन होता है, पहला धातु और अधातु का बंधन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये प्रदान करता है, हस्तांतरित करता है, ये प्रदान करता है। धातु किसको देता है, अधातु को देता है, ठीक है। उसके बाद और हाँ, आयनिक बंधन जो होता है उसमें उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, और वहीं पे अगर पूछा जाए सहसंयोजी बंधन में तब निम्न हो जाएगा दोनों। इसमें क्या ध्रुवीय होता है, आयनिक बंधन में ध्रुवीय होता है, आयनिक बंधन में ध्रुवीय होता है। ध्रुव का एक ही रूल है, ध्रुव का एक ही रूल है कि दो अलग अलग धातु अधातु हो या अधातु अधातु हो, वो ध्रुवीय कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे धातु और अधातु, धातु और अधातु क्या एक ही चीज दोनों कभी हो सकता है, जैसे कि NaCl, NaCl ये धातु और ये अधातु, दो अलग अलग चीज आ गया तो ये ध्रुवीय बना। अगर यहीं पे रह जाता है मेरा Cl2 तो क्या दो अलग अलग चीज है क्या, नहीं एक ही है, तो ये क्या जाएगा अध्रुवीय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्रुवीय बनाता है, आयनिक बंधन ध्रुवीय बनाता है, क्योंकि इसमें कभी भी एक ही चीज दो चीज नहीं आता है, क्योंकि एक अधातु एक धातु, एक चीज आ ही नहीं सकता इसमें। अब बताइए जल में आयनिक बंधन जो होता है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है या अघुलनशील, अघुलनशील। जैसे आयनिक को ले लीजिएगा नमक में, किसमें ले लीजिएगा, नमक, और नमक का जो जो गुण आएगा वही चीज आपको आयनिक बंधन में गुण आएगा। क्या नमक जल में घुलनशील होता है, तो वो जल में घुलनशील, आयनिक जल में घुलनशील है। उसके बाद अब बताइए करंट, नमक में करंट आता है क्या, नहीं आता, सूखा नमक में करंट नहीं आता है। तो पूछा जाएगा ठोस आयनिक यौगिक में करंट आता है क्या, तो वो विद्युत का कुचालक हो गया। और वही अगर पानी मिला दे तो करंट कितना भयानक आ जाता है, आता है, तो उस समय ये सुचालक हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दे सकते हैं आयनिक बंधन का, कुछ जैसे धातु अधातु मिल के जो बनता है उस तरह का। तो यहाँ पे धातु अधातु आ गया, तो ये एक आयनिक बंधन का उदाहरण हो गया। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद अच्छा मैग्नीशियम MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब किसका उदाहरण है, ये नहीं, ये किसका उदाहरण है, ये सब आयनिक बंधन का। और ये निकालने का भी एक रूल होता है, ये जान रहे कैसे निकलता है। ये पोटेशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 19, पोटेशियम का 19, कैल्शियम क्लोरीन का 17, इसका निकालिए 2 8 बचा कितना 8, कितना हो गया 18, एक बचा 1, इसका बताइए क्लोरीन का 2 8 7, संयोजकता पे जाएंगे, इसकी संयोजकता कितना हो गया एक ही, इसका संयोजकता ये संयोजकता किससे निकालते हैं, ठीक है। बचा क्या पोटेशियम क्लोराइड, इसका इस पे इसका इस पे एक एक कोई वैल्यू है, जैसे रह गया, ठीक है। उसी तरह इसका भी निकालिए। तीसरा ये जो है 3 आ गया है, 3 का कोई दूसरा रूल है, 2 को जहाँ पे रहे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये कहाँ से आया, हमको कुछ नहीं पता है, तो हम ये जानते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम इतना जाना कि मैग्नीशियम लिख लेंगे, क्लोराइड लिख लेंगे। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, इसका 17, इसका निकालेंगे तो 2 8 2, तो यानी कि इसका 2 ही रह जाएगा, 2 रहेगा संयोजकता, और इसका एक हम निकाले 1, इसका इस पे आ जाएगा, इसका इस पे, तो MgCl2, ठीक है। बिजली के आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CCl4, उसको और क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और किस नाम से जानते हैं इसको, पायरीन के नाम से, किस नाम से, पायरीन। तो पूछा जाएगा पायरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बिजली का आग बुझाने के लिए, उसका सूत्र क्या होता है CCl4 होता है। सहसंयोजी बंधन के बारे में देखते हैं। सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का, कौन कौन, वो 2 प्रकार का। अब यहाँ से उधर तो आयनिक बंधन देख लिए, सहसंयोजी बंधन 2 प्रकार का, ध्रुवीय और अध्रुवीय।
सबसे पहले सहसंयोजी बंधन के बारे में हम लोग देखते हैं, दोनों अधातु होता है। क्या होता है? दोनों अधातु होता है। उसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है, निम्न होता है। उसके बाद और ये विद्युत का कुचालक होता है। हमेशा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और ये जैसे आयनिक जो था, आयनिक में क्या था? वो विद्युत का सुचालक था, तो ये विद्युत का कुचालक हो गया। आयनिक जो है जल में घुलनशील था और कार्बन में अघुलनशील, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जल में अघुलनशील और कार्बन में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और तो उस तरह कुछ नहीं है। चलिए, अब ये दो प्रकार का होता है सहसंयोजी बंधन, दो प्रकार का, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय किसको कहते हैं? जो दो अधातुओं से नहीं, दो अलग ध्रुवीय जो अलग अलग अधातु से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय। तो जैसे कि आपके पास आ जाएगा, कार्बन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। लगा दिए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? अधातु, ये भी अधातु, लेकिन दोनों अलग अलग अधातु है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। और अगर दे देते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यौगिक O2, ये दो अलग अलग है या एक ही है? एक ही है, तो ये क्या बन गया? अध्रुवीय बन गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए अध्रुवीय कितने प्रकार का, अध्रुवीय बंधन कितने प्रकार का, तो ये 3 प्रकार का। ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। क्योंकि अध्रुवीय जो होता है ये अपना जो साझेदारी करता है अपने में करेगा सिर्फ, मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या इतना होता है? 8 होता है। 8 होता है। एक में 2, एक में 6, तो 6, इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 और ऑक्सीजन क्या हुआ? 2 को, तो 2 को चाहिए दोनों, आपने ले लिया, तो डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। एक बनाता है नाइट्रोजन का कितना होता है? N2। अब इसमें से कितना होता है? 7, तो एक में आया 2, दूसरा में 5, इसको कितना की जरूरत है? 3 का, तो 3 इसको भी चाहिए, 3 इसको भी चाहिए, एक दूसरे में कितना ले लिया? तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। और इसी तरह किसी का, हाँ, हाइड्रोजन को, तो वो अपने एक, उसको कितना चाहिए? एक एक चाहिए। अब आता है दोनों पास एक एक को, तो एक ले लिया, जब इसको जरूरत पड़ेगा इसको दे देगा, इसको जब जरूरत पड़ेगा इसको दे देगा, हो गया। तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोग से पूछ लिया जाता है सिग्मा और पाई, पूछ लिया जाता है। ये पता है कितना होता है? अगर कहीं पे एक बॉन्ड रहे तो उसको सिग्मा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सिग्मा दिखाते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड है, सिग्मा तो एक दिखाएंगे ही, और एक जो बचा हुआ है इसको क्या दिखाएंगे? पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो सिग्मा तो दिखाएंगे ही, एक पाई दिखाएंगे और एक और पाई दिखाएंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए इसमें कितना पाई है? एक भी पाई नहीं है, सिर्फ क्या है? एक सिग्मा है। इसमें कितना पाई है? एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें देखिए तो कितना सिग्मा है? एक सिग्मा और दो पाई है। इस तरह करके निकाल लीजिएगा। और ध्रुवीय हो गया। किसका कॉल आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे मजबूती। सबसे ज्यादा मजबूती किसमें होगा? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? मजबूती सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में मजबूती, ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ठीक है। उसके बाद अंतर आणविक स्थान, सिंगल स्थान जिसमें कम रहेगा उसका मजबूती कम होगा। आप ऐसे भी देख रहे हैं ठोस में स्थान कम रहता है या ज्यादा? स्थान कम रहता है तो मजबूत ज्यादा, और स्थान ज्यादा रहे तो मजबूती कम। तो यहाँ ज्यादा स्थान के अनुसार देखेंगे, ज्यादा स्थान रहेगा तो मजबूती कम, यानी सिंगल आएगा। उसके बाद देखेंगे अभिक्रियाशील, जो ज्यादा मजबूत वो ज्यादा अभिक्रियाशील, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद बंधन में ऊर्जा, जो ज्यादा मजबूत उसमें ज्यादा ऊर्जा, तो कौन हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए, बैटरी बेचने आ गया, चलिए ठीक है। किसका? अब बताइए जल में कितना पाई है? बनाइए, फटाक से बनाइए, बना सकते हैं? इसमें पाई नहीं होगा? ठीक है, तो बताइए सिग्मा कितना होगा? देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन,
इसमें क्या गो है, हाइड्रोजन को हमेशा एक ही चाहिए, चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यानी 2 और 6, इसको क्या वो चाहिए, 2 वो चाहिए। एक इधर अपने आप में आदान प्रदान कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया, मतलब ये हो गया, यही बना। अब इस सिंगल सिंगल है तो यानी एक सिग्मा और एक दो सिग्मा बन गया, तो वही 2। और पाई डबल रहता तो पाई लेते, आई नहीं तो पाई 0 आ गया। एथिलीन, क्या देखना है, एथिलीन C2H4, इसमें बताइए पाई का मान कितना होगा, बनाइए, यहाँ बहुत है। आप लोग के पास कॉपी नहीं है, आप जब बैठे हैं इस पे तो कॉपी लेके बैठना होगा ना, बताइए। कितना बोला सिग्मा, पाई, पाई नहीं होगा, पाई नहीं होगा। आप लोग को समझ में आता है तो बनाइए, बना नहीं पाते तो समझ में क्या आता है, समझने से क्या फायदा। 3 वो सिग्मा है और पाई 0 है। पाई 0 है, नहीं 6 सिग्मा है और 1 पाई, एक पाई है। अच्छा 1 2 3 4 5 देखिए सबसे पहले क्या गो सी है, 2 लिख दिए। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हमेशा एक ही चाहिए, तो उसको कहीं पे भी सजा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दें, एक हाइड्रोजन यहाँ, कहीं पे भी सजा दीजिए, सजा दिए। हाइड्रोजन अपना काम कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया। कितना होता है कार्बन का, 6 का मतलब क्या हुआ, 2 और 4, मतलब कार्बन को कितना चाहिए, और 4 ही चाहिए, टोटल 8 चाहिए, उसमें से 4 ही चाहिए। 4 में से ही कार्बन क्या को ले लिया, 1 और 1 2, और क्या को चाहिए इसको 2 चाहिए, ये भी तो 2 2 ले लिया, और क्या को चाहिए 2, तो यहाँ बीच में दे दिए, इसको 4 मिल गया, इसके पास इधर ले लिए तो इसके पास भी 4 हो गया, हो गया। तो अब बताइए क्या को सिग्मा हुआ, 1 2 3 4 और 1 5, और पाई क्या को 1। ठीक है, इसी तरह निकाल लीजिएगा। खत्म हो गया क्या, लगभग खत्म हो गया। ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक का उदाहरण दीजिए। ससंयोजी यौगिक का मतलब क्या होगा, सबसे पहले अधातु अधातु, जितना भी अधातु अधातु वाला यौगिक है सब लिख देंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, उसके बाद जल लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, क्या क्या आ गया H2O, उसके बाद CO2। अब देखिए ये सब दोनों अगर ससंयोजी में भी देखे तो ये किस में आ जाएगा, ध्रुवीय या अध्रुवीय में, अध्रुव में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ध्रुव में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ध्रुव में आ जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन में जाके देखें तो ये आ जाएगा, हाइड्रोजन में आ जाएगा, हाइड्रोजन में। अगर इसी में से सबसे कमजोर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, सबसे कमजोर। हम लोग देखे तो एक परबल देखे और एक क्या देखे, दुर्बल। दुर्बल में कौन था, हाइड्रोजन बंधन था, और इसमें हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन में क्या बताया, फोन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के साथ क्या आना चाहिए, फोन, यानी कि फ्लोरीन आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन। तो आ गया ये, तो सबसे कमजोर इसमें से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यही सब क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा। उप सहसंयोजी बंधन किसको देखेंगे, उप सहसंयोजी बंधन। तो उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कुछ भी ले लीजिए, नहीं कुछ तो ओजोन ले लीजिए, O3 ले सकते हैं। क्या होता है, O का 8 होता है, यानी कि 2 और 6, इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये तो अपना डबल ले लिया, अपना हम तो काम कर लिया है, लेकिन एक ये कहाँ चल जाएगा, ये भी तो जाएगा। तो इस समय क्या करेगा, ये दोनों ले लिया, कितना यहाँ पे 2, यहाँ ऐसे, टोटल चाहिए कितना 8। देखिए यहां से यहां तक ले लिया, कितना 8 बन गया ये। अब इसके पास कितना चाहिए, ये भी बन गया, 8 बन गया।
लेकिन इसको अब चाहिए, इसको कितना चाहिए, ये तो पहले से 1 2 3 4 5 6 इतना है, इसको और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो इसको ये इतना दे देगा, ले लो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब हमको दे देना। तो इसको एरो से दिखाते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और ऑक्सीजन को चाहिए तो इसको सिर्फ दे रहे हैं तो एक ऐसे सिंबल कर दिया कि ले लो। तो इसमें यानी कि सिग्मा रहेगा एक सिग्मा एक और पाई एक। हाँ, सिग्मा 1 और पाई 1, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओजोन के बारे में कुछ बताइए, ओजोन के बारे में, उसका कुछ गुण अवगुण। हाँ, ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी किरण को रोकता है। पराबैंगनी किरण कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। तो ओजोन परत कहाँ पे लगा हुआ रहता है, समताप मंडल पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। ओजोन परत को हम लोग क्या चीज से मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं, ठीक है। और ये किसका अप्रूप है, ओजोन ऑक्सीजन का है, वो है तो ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसका गंध कैसा होता है, सड़ी हुई मछली की तरह, ठीक है। और ये क्या करता है, ये चांदी के चम्मच को काला कर देता है, चांदी के चम्मच को काला कर देता है। और ओजोन परत को क्षय कौन करता है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर और हाँ फ्रिज से, AC से, वही, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम वर्षा। और सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, ये याद रखना है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को और किस नाम से जानते हैं, लूनर, हाँ, किसके नाम से, लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं, किसको, सिल्वर नाइट्रेट का। और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, नेल पॉलिश नहीं, जो हम लोग मैदान में जाते हैं ना, वहां पे, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब बताइए कि कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोफ्लोरिक मतलब HF, ये कैसा अम्ल है, प्रबल या दुर्बल, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो कंप्लीट हुआ, जहाँ रासायनिक बंधन जहां तक दिए थे वहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हाइड्रोजन बंधन स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला क्लास में हाइड्रोजन बंधन से स्टार्ट करेंगे और पूरा रख देंगे, ठीक, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। सोने लगी अभी। तो गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन, और सारा होमवर्क आपको उसी में डाल दिया जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि जैसे हम लोग का क्लास कभी कभी अब्सेंट हो जाता है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। हमारे चैनल का नाम भी यही है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट को जो है आप लोग खोल के देख सकते हैं, उसमें सारा आपको सीरियली वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा टॉपिक था, लुसेंट सीरीज का औरंगजेब, ठीक है। इससे पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, पढ़े थे इससे पहले। बताइएगा कि स्थापत्य कला का, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां के काल को, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, ठीक है। अगर चित्रकला बोले तो जहांगीर, लेकिन स्थापत्य कला बोले तो शाहजहां, ठीक है। आप बताइएगा कि जो है जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 1569, 1569, ठीक है, 1569, ठीक है। और गांधी जी का
1869, ठीक है, 300 साल बाद, 300 साल बाद, ठीक है। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569, ठीक है, 30 अगस्त 1569 को। वहीं बताइएगा कि एक और कौन है? शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592, ठीक है, 1592 को, 1592 को। और आप बताइए औरंगजेब, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618, ठीक है, 1618 को, 24 अक्टूबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था, ठीक है। तो बताइएगा कि 24 अक्टूबर 1618 को औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात, ठीक है, गुजरात के दोहाद, गुजरात के दोहाद नामक स्थान पे, ठीक है, गुजरात के दोहाद में, ठीक है। और बताइएगा कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? तो नूरजहां, ठीक है, नूरजहां कौन थी? औरंगजेब की, औरंगजेब की दादी माँ, ठीक है। तो बताइएगा कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था? बाबा नहीं करना, एकदम पूरा क्लियर बोलना है। अंजुमन बानो बेगम, ठीक है, अंजुमन बानो बेगम को किस नाम से जानते थे बाद में इतिहास में? तो मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल, क्या मुमताज महल। शांत नहीं रहिएगा, ठीक है, एकदम बोलते रहिएगा, बता दे रहे हैं मेरा क्लास में शांत नहीं, अशांति चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा कि जो है औरंगजेब का बचपन का नाम नहीं, औरंगजेब का अधिकांश समय कहाँ बीता था? नूरजहां, ठीक है, नूरजहां के पास, अपनी दादी के पास। और बताइएगा उसकी जो है औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का निकाह हुआ, ठीक है। तो बताइएगा दिलरास बानो बेगम उसकी पत्नी कब बनी थी? 1637 में, ठीक है, 1637 में, 1637 में, ठीक है। अब बताइएगा कि मुगल साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। तो देखिए हुआ क्या था कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे उत्तराधिकार का युद्ध जब हुआ, जब इसमें जो है जब इसका शाहजहां का जो है मृत्यु का अफवाह फैल गया था, कल हम लोग पढ़े थे। तो उस टाइम उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो उत्तराधिकार का युद्ध कितने तरह का हुआ था? कितने प्रकार का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था? 4, ठीक है, 4 उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। कौन कौन सा? तो पहला बहादुरपुर, ठीक है, ट्रिक इसका बताए थे, बादशाह देवी, ठीक है, बादशाह देव, ठीक है। तो बहुत से हो गया बहादुरपुर, ठीक है, कौन सा? बहादुरपुर। दूसरा धर्मट का युद्ध, दूसरा धर्मट का युद्ध। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। उसके बाद हाँ देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का घाटी में हुआ था देवराय का युद्ध। तो पहला हो गया बहादुरपुर, उसके बाद धर्मट का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद देवराय का युद्ध, ठीक है। तो सामूगढ़ का युद्ध में जो है, सामूगढ़ का युद्ध जो है कब हुआ था? 1658 में, 1658 में, ठीक है। और हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध में जब इसका जो है औरंगजेब का जीत हुआ, उसके बाद उसने राज्याभिषेक करवा लिया, ठीक है, एक हो गया वहां पे। और उसके बाद उसी टाइम क्या किया था औरंगजेब को, इसको क्या कहते हैं, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर से हुआ कौन सा युद्ध? देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध हुआ। और उस टाइम फिर से जो है शाहजहां के शानदार महल में उनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हुआ 1659 में, कब? 1659 में हो गया। अगला बताइएगा कि औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहुंच जाएंगे वहां तक। मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है। अब बताइएगा मुसलमान में कितने धर्म होते हैं? 2 ठो, ठीक है, एक ठो शिया, एक ठो सुन्नी, शिया धर्म और सुन्नी धर्म। लेकिन औरंगजेब किस धर्म के? सुन्नी धर्म को मानते थे, ठीक है। तो औरंगजेब किस धर्म को मानते थे? सुन्नी धर्म को। मक्का मदीना में कौन सा धर्म मानता है? तो सुन्नी धर्म, ठीक है, सुन्नी को ही माना जाता है। लेकिन अगर ईरान पूछे, ईरान में तो शिया धर्म, ठीक है, इसलिए दोनों में तकरार होते रहता है, ठीक है। तो औरंगजेब कौन से धर्म को मानते थे? सुन्नी धर्म को मानते थे। और बताइएगा कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को, ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को। अगला बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच हुआ था? शिवाजी और औरंगजेब, ठीक है, शिवाजी और औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की तरफ से कौन लड़े थे? जय सिंह, ठीक है,
तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है। और औरंगजेब की तरफ से जय सिंह, ठीक है। औरंगजेब की तरफ से कौन लड़े थे? जय सिंह लड़े थे। देखिए हुआ क्या था कि शिवाजी का ताकत जो है मतलब शक्ति वर्चस्व में था उस टाइम, ठीक है। तो बीजापुर का शासक था बीजापुर का एक सेनापति था, ठीक है, अफजल खां। क्या नाम था? अफजल खां, ठीक है। बीजापुर का शासक था, सेनापति था अफजल खां। अफजल खां ने जो है इसको शिवाजी पर आक्रमण किया, ठीक है। पहले आक्रमण नहीं किया, पहले इसी तरह गया, सोचा बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है, सेनापति था तो 6 फीट लंबा था और शिवाजी थोड़ा छोटा था, ठीक है। तो सोचा क्या कि इससे हम इसको जो हम धोखे से मार देंगे। तो आया इससे मिलने, किससे? शिवाजी से। कौन आया था? अफजल खां, ठीक है। अफजल खां आया मिलने, सोचा उससे गले लगेंगे और उसी टाइम उसका नर्रिये दबा देंगे, ठीक है, मतलब गला दबा देंगे। तो आया उस टाइम, तो शिवाजी उसका चाल चलन सब जानता था, उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो आया उस टाइम, क्या किया उसने? पहले तो कवच पहन लिया था शिवाजी ने, ठीक है। और उसके बाद उसने हाथ में जो है ना, क्या कहते हैं, बाघ नखा, ठीक है। बाघ नखा मतलब कि नाखून जो है बड़ा बड़ा निकला निकला रहता है उसमें, ठीक है, वो पहन लिया था। उसके बाद गला मिला उस टाइम, ठीक है, उसने दबाने की कोशिश किया, ठीक है। किसने? अफजल खान है, ठीक है। उस टाइम क्या किया कि इसने जो है तो कवच पहन के रखा था तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसने क्या किया, बाघ नखा से उसका हत्या कर दिया, ठीक है। जब गला मिला तो देखा उधर, हाँ, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका वर्चस्व और बढ़ गया, ठीक है, मतलब उसका शक्ति जो है और चरम पे पहुंच गया। किसका? शिवाजी का, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद औरंगजेब ने भेजा जय सिंह को। किसे? जय सिंह को। इसके पहले भी एक सेनापति को भेजा था, उसका नाम शायद कुछ है, नहीं याद आ रहा है। तो उसको भी जो है शिवाजी ने भगा दिया था, ठीक है। लेकिन अंततः इसने भेजा जय सिंह को। किसे? जय सिंह को भेजा, ठीक है। और जय सिंह क्या किया, बिना बताए गया और चारों तरफ से उसके किले को घेर लिया। किसके किले को? शिवाजी के किले को। और 6 महीना तक घेर के रखा, ठीक है। कितने दिन तक? 6 महीना तक पूरा चारों तरफ से घेर के रखा उसको, ठीक है। बेगारी था, क्या करेगा। तो 6 महीना तक घेर के रखा। उसके बाद जो है लास्ट में उसका निकलना, इधर उधर आना जाना सब बंद कर दिया था। लास्ट में क्या हुआ, उसको संधि करना पड़ा, ठीक है। किसे? शिवाजी को, ठीक है। तो कौन सा संधि किया? पुरंदर का संधि, ठीक है। पुरंदर का संधि कब? 1665 में, 1665 में, ठीक है। अगला क्या बोले? 65 बोला, फिर 66 बोल दिया ना। अगला बताइएगा कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण, ठीक है, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी थी? 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है। सिख का 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तेग बहादुर की हत्या कर दी थी कब? 1675 में, ठीक है। 1675 में जो है तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने करवा दिया था, ठीक है। जो सिख के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अगला बताइएगा कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को कब लागू किया था? सबसे पहले बताइए कि जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक कौन थे? हाँ, मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम नहीं, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसी को मीर कासिम कह सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जजिया कर को शुरू करने वाले शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन फिर से जो है अकबर ने बंद करवा दिया था। किसने? अकबर ने। कब? 1664, वेरी गुड। 1664 में, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर, ठीक है। और पुनः जो है औरंगजेब ने जजिया कर को कब लागू किया था? 1679 को, ठीक है। तो बताइएगा कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को क्या कहते हैं? जजिया कर, ठीक है। लेकिन बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? नहीं लगाया था, ठीक है। बहुत से बताए थे पहले, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से बच्चा, ठीक है, बहुत से बूढ़ा, किसी पर जो है उसने जजिया कर नहीं लगाया था, ठीक है। उसके बाद अगर निर्धन कोई व्यक्ति है तो उस पर भी नहीं लगाया था, ठीक है। लेकिन हाँ, स्त्री पर भी नहीं लगाया था, पागल भी रहे तो उस पर भी नहीं लगाया था। लेकिन बताइएगा कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। किस शासक ने? हाँ, तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। FST, फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया था, ठीक है।
अगला बताइएगा कि अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला जिसको बोलते हैं, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है। तो 1720 में, कब? 1720 में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह, ठीक है, 1720 में। लेकिन बताइएगा कि कश्मीर का वह कौन शासक था जिसने जो है जजिया कर को समाप्त किया था? जैनुल आबादीन, ठीक है, जैनुल आबादीन। कौन? जैनुल आबादीन, जिसे क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, ठीक है, कश्मीर का अकबर। कौन? जैनुल आबादीन, कश्मीर का अकबर। अब बताइएगा कि औरंगजेब, अभी पहले थोड़ा देर पहले पढ़े कि औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? बानो, दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम से उसका निकाह हुआ था। उसके बाद उसने कहा कि हम भी ताजमहल बनवाएंगे, काहे कि मेरे पिताजी ने भी बनवाया था, ठीक है। तो इसने क्या किया? देखा देखी में बीवी का मकबरा बनवाया, ठीक है। तो पूछे कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, ठीक है, बीवी का मकबरा औरंगजेब ने। इसको बोला जाता है कि फूहड़ नकल, ठीक है, फूहड़ नकल। हाँ, ताजमहल का नकल किया था इसने, बनाने चला था ताजमहल, बन गया बीवी का मकबरा, ठीक है। तो फूहड़ नकल इसको बोला था, किसे? बीवी का मकबरा को, ठीक है, औरंगजेब को नहीं, ठीक है। तो बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने कब बनवाया था? 1679 में, ठीक है, 1679 में। और जजिया कर को भी लागू किया था कब? 1679 में, ठीक है। बताइएगा कि औरंगजेब ने जो बीवी का मकबरा बनवाया था वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। कौन सा? बिहार वाला? महाराष्ट्र वाला, ठीक है, बिहार में भी एक औरंगाबाद है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला बताइएगा कि द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? हाँ, बीवी का मकबरा। इसका एक और नाम है रबिया उल दौरानी, ठीक है, रबिया उद दौरानी, ठीक है, रबिया उद दौरानी, जिसे द्वितीय ताजमहल, ठीक है, द्वितीय ताजमहल रबिया उद दौरानी का मकबरा, ठीक है, या फिर फूहड़ नकल बोले तो बीवी का मकबरा, ठीक है। अगला बताइएगा कि औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था उसका पहला जो है नेतृत्व किसने किया था? गोकुला, ठीक है, गोकुला ने किया था पहला, ठीक है। गोकुला कौन थे? गोकुला नाम था उसका, गोकुला। तो औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुला, ठीक है। और इसने जो विद्रोह हुआ था उसको बोलते हैं तिलपट की लड़ाई, ठीक है, तिलपट की लड़ाई। तो बताना है तिलपट की लड़ाई कब हुई थी? 1670, ठीक है, तिलपट की लड़ाई 1670 में, ठीक है, 1670 में। उसमें जो है गोकुला की मृत्यु हो गई, ठीक है, गोकुला की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका नेतृत्व संभाला राजा राम। किसने? राजा राम, ठीक है। तो राजा राम ने नेतृत्व संभाला 1685 में और फिर से विद्रोह हुआ, फिर से उसने लड़ाई किया, ठीक है। और उसने क्या किया कि जो है औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत सारा आक्रमण करता था, मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, हाँ, प्रताड़ित करता था, तरह तरह का काम करता था हिंदू के लिए। तो इसने क्या किया कि जो राजा राम थे उसने सिकंदर का जो मकबरा था, ठीक है, सिकंदर का मकबरे से उसने क्या किया, उसके हड्डी को उखाड़ लिया, ठीक है। हाँ, नहीं, राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय, उतना दूर नहीं, ठीक है, राजा राम। तो राजा राम ने क्या किया? हाँ, बहुत अच्छा पकड़ा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, ठीक है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। तो अकबर के जो है अस्थियों को इसने उखाड़ लिया, ठीक है, उसको लूट लिया बढ़िया से और उसको उखाड़ के उसको क्या किया, इसने जलाया, ठीक है। बोला कि हम भी जो अपना हिंदू रीति रिवाज से इसको जला देंगे, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसका विरोध करेंगे। तो इसने क्या किया, उसके अस्थियों को उखाड़ के उसको जलाया। किसने? राजा राम ने, ठीक है। और जो है भरतपुर राजवंश की नींव रखी, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। तो अगला बताइएगा अंतिम जाट जो हुए, नहीं, इसके बाद राजा राम के बाद जो है जाट शासक कौन हुए? चूड़ामन, ठीक है, कौन हुए? चूड़ामन। उसके बाद बताना है कि अंतिम जाट शासक कौन थे? सूरजमल, ठीक है, अंतिम जाट शासक सूरजमल। अगला बताइएगा कि औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1687,
ठीक है। तो 1686 में जो है बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को, ठीक है, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। 1686 में किसे? बीजापुर, ठीक है। 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, ठीक है। 1687 में गोलकुंडा को मिला लिया था, हो गया। अगला बताइएगा कि औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार था, ठीक है। अगर सवाल आए कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में, तो औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। सबसे अधिक कितना था? 337 मनसबदार था, हाँ, हिंदू मनसबदार था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। इस मनसबदार होता है उसके जो उसका जो मैनेजमेंट करता है ना, कह सकते हैं मनसबदार मतलब हो गया कि उसका बहुत देख रेख करने वाला, ठीक है। उसमें जो मतलब उसका मंत्रिमंडल, हाँ, सारा चीज बोल सकते हैं उसका, ठीक है। प्रशासन पढ़ाएंगे अभी, इसके बाद उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला सम्राट था, ठीक है। तो सवाल आए कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। अगला बताइएगा कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब का पुत्र का नाम बताना है जिसने दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ, मतलब औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। हाँ, अकबर, ठीक है। क्या नाम था? अकबर। वो अकबर नहीं, ठीक है। और इसके बाद भी वो अकबर आएगा, वो भी नहीं, ये अलगे अकबर है, ठीक है। तो अलगे अकबर याद रखिएगा, ठीक है। तो औरंगजेब का पुत्र, जो देखिए इसका नाम आगे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए दूसरे बहकावे में आके विद्रोह कर देता है, तो इसका कितना दिमाग होगा पता है। तो औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम था अकबर, अलगे अकबर, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर, जिसने दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि औरंगजेब अपने शासन का आधार किसे बनाया था? कुरान को, ठीक है। कुरान को औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया था? कुरान को, ठीक है। अगला बताइएगा कि नवरोज का त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। नवरोज का जो उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिक्के पर कलमा खुदवाना, इस पर भी प्रतिबंध किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। इसने जो है झरोखा दर्शन जानते हैं? बताइए सर। जैसे देखते हैं ना कि छत से निकल, सही बोले। जैसे कि एक एग्जांपल, शाहरुख खान का जो घर है मन्नत से निकल लेता है, कैसे करता देखते हैं ना, और सब नीचे में उसका कुत्ता ऐसे करने लगता सब। तो कहने का मतलब अपने प्रजा को संबोधित करता है, ठीक है। अब बाहुबली भी देखे होंगे, उसमें बोलता है ना कि ये अगला है महेंद्र बाहुबली, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन जो है किसने शुरू किया था? अकबर ने, लेकिन प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने। देखिए अगर 90% लगभग अगर बोले कि शुरुआत किसने किया था, तो औरंगजेब अकबर ने, ठीक है। लेकिन 100% अगर बोले बंद किसने किया था, तो औरंगजेब ने, ठीक है। इतना चीज बंद करवा दिया, कुछ बुझ रहे हैं आप। देखिए तुलादान प्रथा, ठीक है। तुलादान प्रथा क्या होता है? तो जब बर्थडे मनाता है, ठीक है, तो बर्थडे जब मनाता था तो उसने क्या करता था कि एक साइड जो है सोना चांदी रख देता था और एक साइड बच्चा को, ठीक है, और तोल के उसको जो है दान देता था, तो उसे बोलते थे तुलादान। क्या बोलते थे? तुलादान, ठीक है। क्या हुआ? उसके बाद गाना बजाना, ठीक है। गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। देखिए हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। लेकिन इसे प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर ने, ठीक है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि दरबार में जो है होली दिवाली ये सब भी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने। तो प्रतिबंध जितना बोले सब औरंगजेब, ठीक है। सर सती प्रथा, हाँ बोलिए। औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। हाँ, सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। अच्छा काम था, अच्छा काम था बहुत, मतलब सबके लिए। देखिए अच्छा काम था आज के लिए, उस टाइम अगर प्रतिबंध लगाया था तो विद्रोह हो जाता था, पता है आपको। धर्म के साथ छेड़छाड़ हो गया, ठीक है, धर्म के साथ छेड़छाड़ कर दिया, इसी के विरोध में विद्रोह होता था उस टाइम में। आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा किया, आज सही में अच्छा किया, लेकिन उस टाइम जो है लगता था कि नहीं गलत किया है, ठीक है। सती प्रथा मतलब कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, ठीक है। तो
अगला बताइएगा कि दरबार में जो है संगीत पर भी पाबंद लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने। लेकिन खुद जो है कभी कभी चोरा नुका के बजाने लगता था, ठीक है। तो क्या बजाता था? वीणा बजाता था, ठीक है। किसने? औरंगजेब ने। मन नहीं लगता होगा, बजाने लगता होगा, ठीक है। तो औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष थे, लेकिन जो है संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, किसने? औरंगजेब ने। कब? 1665 में, ठीक है। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो बताइएगा कि पाटन का सोमनाथ मंदिर किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। पाटन कहाँ है? गुजरात, ठीक है। गुजरात के पाटन नामक स्थान नहीं पड़े हैं? तो पाटन का सोमनाथ मंदिर औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने तोड़वाया था, ठीक। बनारस का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, औरंगजेब। वीर सिंह देव द्वारा निर्मित मथुरा शैली में जो है केशव देव नारायण मंदिर, ठीक है, केशव देव नारायण मंदिर, इसको भी तोड़वाने का आदेश दे दिया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि इतना कुछ बंद हुआ तो औरंगजेब की मृत्यु होना तय है, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। कब? 1707 में, 20 फरवरी 1707 को, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को कहाँ हुई थी? हाँ बोलिए बोलिए। खुलदाबाद, ठीक है। खुलदाबाद कहाँ? खुलदाबाद, ठीक है। और इसे वहीं पे दफनाया गया था, हाँ, औरंगाबाद के खुलदाबाद में, ठीक है। तो बताइएगा कि हाँ, महाराष्ट्र वाला, बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला, बिहार में भी है। तो बताइएगा शासन काल, किसके शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के काल में, ठीक है। बताइएगा प्रसिद्ध जो है फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम है बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर, क्या नाम है? फ्रांकोइस बर्नियर, ठीक है, जो कहाँ के यात्री थे? फ्रांस के, ठीक है। वो किसके शासन काल में भारत आए थे? तो औरंगजेब के शासन काल में, ठीक है। औरंगजेब का चिकित्सक थे, कौन? बर्नियर, ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर। अब आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। अच्छा, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या? मौलिक नहीं, राज का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज का नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य भाग कौन सा? भाग 4 का क, ठीक है। भाग 4 में क्या है? राज का नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 4 का क। और बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णन है? 51 का क, ठीक है। उधर भाग 4 का क, ठीक है, और लेकिन अनुच्छेद पूछे तो 51 का क, ठीक है। अगला बताइएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया किस समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बताइएगा कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में 0, ठीक है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। तो वही तो बताया कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10, ठीक है, 10, हाँ। अगला बताइएगा कि जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस टाइम प्रधानमंत्री भारत के कौन थी? बोल दी इंदिरा गांधी, ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976, ठीक है, 1976। बताइएगा मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, ठीक है, USSR, रूस, ठीक है। कहाँ से? रूस, कहाँ से? अच्छा, USSR, ठीक है, रूस। अगला बताइएगा कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। बताइएगा कि 11वां जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां, ठीक है, 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। तो बताइएगा कि 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है? 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें बताया गया कि हर माता पिता, ठीक है, या उसका जो प्रतिपाल्य होता है, मतलब कि जो संरक्षक होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको काम पे नहीं लगाना, शिक्षा ग्रहण करवाना, ठीक है, स्कूल जरूर भेजना,
ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला बताइएगा कि पहला मौलिक कर्तव्य बताइए, संविधान का पालन करे, ठीक है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला, ठीक है, पहला। अगला बताइएगा, देश की रक्षा करे। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 4। बहुत अच्छा अंदाजे बोले क्या? सही बात, थैंक यू। तो देश की रक्षा करे इतना स्पीड में बोले ना। तो मौलिक कर्तव्य 4 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। कौन सा मौलिक कर्तव्य? 3 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य 3 में है। बताइएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? दूसरा, ठीक है। आएगा ना क्वेश्चन, हाँ लगातार पूछेंगे ना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आएगा ना तब पता चलेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। इसको पढ़े नहीं ना आप लोग, हमको पता है नहीं पढ़े हैं, मत पढ़िए। बताइएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, ठीक है, किस मौलिक कर्तव्य में है? तो 9वां, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति 9वां में, ठीक है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जो है विकास में भागीदारी करना है, मौलिक कर्तव्य 8, ठीक है। कौन सा? 8 में। पर्यावरण की रक्षा करना 7 में, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा 7 में। गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें 6 में, हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8 में, व्यक्तिगत 10 में। 8 बोले आप। अच्छा ठीक है, तो गलती हो गया होगा, ठीक है। बोलते बोलते मुंह जो है ना थोड़ा फिसल जाता है। तो कहाँ थे हम लोग अभी? मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो एक बार सीरियली बता देते हैं, ठीक है, 1 से लेके। संविधान का पालन करें 1 में, ठीक है। राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करें 1 में, ठीक है। बताइएगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उसको हृदय में संजो के रखना है 2 में, ठीक है। कौन सा मौलिक कर्तव्य? 2 में। भारत के प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करें 3रा में, ठीक है। प्रभुता, एकता, अखंडता 3 चीज, ठीक है। प्रभुता, एकता, अखंडता तो 3 में, ठीक है। देश की रक्षा करें 4 में, बोलिए चंदन जी। तो देश की रक्षा करें 4 में, ठीक है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाग 5, मौलिक कर्तव्य 5 में, ठीक है। गौरवशाली परंपरा 6 में, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना है 7 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8 में, ठीक है, 8वां। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है 9वां, ठीक है। अगला, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जो है मतलब विकास में अपना योगदान देना है 10वां में, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जाने रहे 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। किसके लिए? माता पिता के लिए, या फिर उसका जो प्रतिपाल्य होता है वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। कल से हम लोग संघीय कार्यपालिका शक्ति जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद साथियों सभी को।